आपको पता है पिछले वर्ष 2 अक्टूबर गांधी विधिहरवा आश्रम पश्चिम चंपारण से मैंने जन सुराज अभियान के तहत जो पदयात्रा शुरू की है उसके करीब करीब आज 170 दिन हो गए और इन करीब 6 महीनों में हम लोगों ने चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण किया, शिवहर किया, सिवान किया, गोपालगंज किया और अभी पिछले कुछ दिनों से मैं छपरा में हूँ और आने वाले कम से कम 2-3 हफ्ते कम से कम मैं अभी छपरा में और रहूँगा। तो अभी तक के जो अनुभव हैं वो पत्रकारों से, आप लोगों से जब मुलाकात होती है प्रखंड के स्तर पे, गांव पे, तो उसको साझा करते हैं। उसके बाद आपके स्वाभाविक तौर पे प्रश्न भी होंगे, उसका भी जवाब देंगे। मोटे तौर पर छपरा विशेष पर आऊँ उससे पहले जो अभी तक के पदयात्रा का अनुभव है वो साझा कर देते हैं। बिहार में लोगों की नज़र में जो अभी तक हम लोग देखे, सुने, समझे, सबसे बड़ी समस्या लोगों के लिए बेरोजगारी और पलायन है। बेरोजगारी सिर्फ रोजगार का न होना सिर्फ गरीब लोगों की, गरीब जनता की परेशानी नहीं, इवन मध्यम वर्गीय या उससे बेहतर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों में भी बेरोजगारी बहुत बड़ी चिंता है। पलायन के लिए भी जैसा कि हम लोग जानते हैं, बिहार में हर आदमी जानता है कि यहाँ बहुत बड़े संख्या में लोग पलायन करते हैं। उसमें भी कई बार हम लोग को ऐसा लगता है कि पलायन सिर्फ गरीबों की समस्या है, लेकिन गांव में एक करीब 6 महीने चलने के बाद मैंने जो अनुभव किया कि पलायन का एक दूसरा भी स्वरूप है। गरीब व्यक्ति मजदूरी के लिए तो बाहर जा ही रहा है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार में जहाँ पर लोगों के पास आर्थिक हालात थोड़ी बेहतर है, वहाँ पर भी लोगों का बाहर जाना एक बहुत बड़ी समस्या है। चाहे बच्चे पढ़ाई के लिए जा रहे हों या पढ़ लिख कर बाहर नौकरी करने को जा रहे हैं या जो लोग बुजुर्ग हैं इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं, तो कुल मिला जुलाकर बिहार में सुविधाओं के अभाव में, रोजगार या सुविधाओं के अभाव में अपने परिवार से दूर जाना, अलग रहना, ये यहाँ के समाज की जीवन की एक तरह से सच्चाई बन गई है। दूसरी बड़ी समस्या स्वाभाविक तौर पर जिसकी बिहार में हर जगह चर्चा कम से कम जरूर है कि वो है शिक्षा व्यवस्था। यहाँ बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। बिहार जैसे गरीब राज्य में शिक्षा एकमात्र वो जरिया कई लोगों के लिए है जिसके माध्यम से लोग अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकते थे। हम लोग भी यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़े हैं आज से 20 साल 25 साल पहले। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी, लेकिन जिलों में, प्रखंडों में कम से कम 1-2 शिक्षण संस्थाएं ऐसी जरूर सरकारी स्तर पर भी थी जिसमें पढ़ लिख कर आप आगे बढ़ सकते थे। आज जो हम लोग देख रहे हैं स्थिति, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। ये समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर बिहार में उत्क्रमित विद्यालयों का एक जाल बिछा दिया गया है और उन विद्यालयों को चलाने की जिम्मेवारी नियोजित शिक्षकों के कंधों पर डाल दिया गया है। तो जो ये यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है वो उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों का एक समूह के कंधों पर है और इसकी वजह से हुआ ये है कि विद्यालयों का जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षक और बच्चों, इन तीनों का समायोजन खत्म हो गया है। कई लोगों को लगता है कि शिक्षकों की गुणवत्ता का न होना ही बिहार में शिक्षा व्यवस्था के खराब होने की वजह है। ऐसी बात नहीं है। शिक्षकों का काबिल न होना, उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं होना वो एक पहलू है, लेकिन बड़े स्तर पर इसको देखेंगे तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि जो विद्यालय और शिक्षक और बच्चे हैं, इन तीनों का समायोजन नहीं है। मतलब जहाँ पर बिल्डिंग है, क्लासरूम है, वहाँ पर शिक्षक ही नहीं है। जहाँ शिक्षक हैं वहाँ पर बिल्डिंग, क्लासरूम नहीं है और जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप महाविद्यालयों को उठा लीजिए, कॉलेज को उठा लीजिए। कॉलेज में तो शिक्षा मित्र नहीं पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर तो प्रॉपर लेक्चरर हैं, प्रोफेसर्स हैं, वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, लेकिन वहाँ और बच्चे भी हैं 10,000 12,000, लेकिन पढ़ाई वहाँ भी नहीं हो रही है। वहाँ पर भी सिर्फ डिग्री ही बट रही है। समाज में शिक्षा को लेकर इस पूरी व्यवस्था में एक उदासीनता है। स्कूलों की एक छवि बन गई है कि यहाँ पर खिचड़ी बंटता है और कॉलेज की भूमिका इतनी रह गई समाज के नजर में कि यहाँ पर 3 बरस में तो नहीं, लेकिन 4-5 बरस में कोई ना कोई डिग्री आपको मिल जाएगी। पढ़ाई वहाँ भी नहीं हो रही। बच्चे कॉलेज में जाते हैं वहाँ नामांकन के लिए, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड लिया, एग्जाम दे दिया, वहाँ से डिग्री ले ली। और जो लड़के डिग्री भी समय पर चाहते हैं वो भी बिहार में
पढ़ने की स्थिति में नहीं है। ज़्यादातर कम से कम छपरा सिवान में तो मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर लड़के यूपी से डिग्री ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ वो डिग्री लेने में भी 5 बरस 6 बरस लग रहा है। और मैं पिछले कई दिनों से ये बात कह रहा हूँ, जब से पदयात्रा में ये देख रहा हूँ कि नीतीश कुमार के सरकार का मतलब नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना उनके कालखंड का सबसे बड़ा काला अध्याय है। क्योंकि देखिए, अगर सड़क टूट गई है, कल एक अच्छी सरकार आएगी तो शायद सड़क बन जाए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने की वजह से अब अगर कल एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी 2 पीढ़ियां जो इस शिक्षा व्यवस्था से निकल गई, अब जीवन भर उनको शिक्षित समाज के पीछे ही रहना पड़ेगा। अब वो कभी भी अपने आप को जाकर शिक्षित नहीं कर सकते, इसलिए ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तीसरी जो बड़ी समस्या है वो स्वाभाविक तौर पर बिहार कृषि प्रधान देश है, राज्य है, तो यहाँ पर किसानी से, खेती किसानी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। किसानों की जो यहाँ समस्या है, जो गरीबी बदहाली है, उसके पीछे एक मूल कारण ये है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या भूमिहीनों की है, वो तो मजदूरी है, लेकिन जिन लोगों के पास जमीन है वो जमीन इतनी छोटी है और उसमें जो खेती होती है वो, मैं कहता हूँ, खाने वाली खेती होती है, कमाने वाली खेती नहीं होती है। तो आप पहले ये समझिए कि बिहार में 60% ग्रामीण जनता के पास 1 इंच जमीन नहीं है। ये देश में भूमिहीनों की सबसे बड़ी संख्या है। और ये तब है जब पिछले 30-40 वर्षों में समाजवाद, सामाजिक न्याय जैसे विचारधाराओं के आधार पर यहाँ सो कॉल्ड पॉलिटिक्स चली है। तो समाजवाद की पॉलिटिक्स तो चली है, लेकिन भूमि सुधार को लेकर कोई काम नहीं किया गया। 60% आदमी भूमिहीन है। 40% आदमी जो खेती कर रहे हैं, जिनके पास जमीन है, उसमें से 91%, मतलब करीब करीब 40 में 35 लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 बीघे से कम जमीन है। और ये जमीन इतनी छोटी है और उनके पास टेक्नोलॉजी का कोई उपयोग है नहीं। आज भी लोग पुराने तरीके से खेती करते हैं। तो खेती यहाँ पर खाने का जरिया है, कमाने का जरिया नहीं है ज्यादातर लोगों के लिए। लोग खेतों में वही उपजाते हैं जो उनके बाल बच्चा खाना खा ले। अगर आपने गेहूं की फसल उगाई है तो उसमें सरसों भी डाल दिया है, इसलिए कि आपको तेल ना खरीदना पड़े। वो सरसों बेचकर आप कुछ कमाने वाले नहीं है। तो बिहार में 4 से 5% ही किसान ऐसे हैं जिनके लिए खेती आमदनी का जरिया है। तो एक आप स्ट्रक्चरल चीज समझ लीजिए क्यों यहाँ किसानों की हालत खराब है। तात्कालिक समस्या के तौर पर जो हम लोग चलते हुए देख रहे हैं, वो स्वाभाविक तौर पर लोग खाद और बीज की अनुपलब्धता और उसकी कालाबाजारी की बात बड़े पैमाने पर बोलते हैं। यूरिया को लेकर पिछले 5-7 महीनों में जो मैंने सुना है कि भाई 277 का यूरिया, ज्यादातर लोग 500 से 1100-1200 रुपए तक भी लोगों ने खरीदा है। और उतना पैसा देकर भी समय पर यूरिया का समुचित मात्रा में न मिलना किसानों की बड़ी समस्या है। तीसरी जो एक बड़ी समस्या लोग बता रहे हैं और जो हम लोग देख रहे हैं, वो है जल प्रबंधन की दिशा में कुछ बेहतर प्रयास न होना। जैसा आप जानते हैं, बिहार में 50% खेती योग्य भूमि जो है वो बाढ़ प्रभावित है, वहां बाढ़ आता है। और 50% करीब उतनी ही जमीन ऐसी है जहां पर सूखे की संभावना है। तो ये दिखाता है कि जल प्रबंधन पूरी तरीके से यहाँ विफल है। पिछले 10 वर्ष में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है देश में जहां सिंचित भूमि की मात्रा 11% से कम हो गई है। मतलब 10 वर्ष पहले अगर 100 एकड़ जमीन को नहरों की, ट्यूबवेल के जरिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, तो वो रख रखाव के अभाव में आज घट के 89 एकड़ रह गया है। मगर इन सब चीजों के बाद भी जो यहाँ फसल पैदा हो रही, फसल उपजाया जा रहा है, किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि जो उपजा रहे हैं इन सब परेशानियों के बाद भी उसका उनको दाम नहीं मिल रहा है। जब हम लोग अभी चल रहे हैं पिछले 5-5.5 महीनों से, तो धान की फसल की कटाई हुई है और गन्ना भी कटा है, अभी गेहूं की भी कटाई अभी होने वाली है। जो चलते हुए हमने देखा, धान का सरकारी समर्थन मूल्य है 2050 रुपया, और अभी तक जितने लोगों से मैं मिला हूं उसमें 100 में 90-95 लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने 1200 से 1500 की दर से अपना धान बेचा है। अब अगर आप आंकड़ों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 10 वर्ष में सिर्फ 13% धान ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है बिहार में।
गेहूं के लिए ये है 1%, मतलब जितना गेहूं हम लोगों ने पैदा किया सिर्फ 1% गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया, 13% धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। बाकी सारा जो धान, गेहूं, ज्वार, मकई, बाजरा जो भी आप उपजाते हैं उसको आपको मार्केट में बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ता है। इसका आर्थिक असर ये है कि बिहार में जो फसलों के समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हो रही है या कोई सुविधा नहीं है और जिन भाव पर लोग बेच रहे हैं, दोनों का जो गैप है बीच का, वो हर साल करीब करीब 20 से 25 हजार करोड़ रुपया है। मतलब बिचौलियों को जो आप बेच रहे हैं, जो आढ़तियों को जो आप अनाज बेच रहे हैं, अगर वो समर्थन मूल्य पर बिकता, किसानों को समर्थन मूल्य मिलता, तो हर साल बिहार के किसानों को 20 से 25 हजार करोड़ रुपया अलग से मिलने लगता है। ये हर व्यक्ति, हर परिवार, हर किसान का इतना नुकसान हो रहा है। इन तीन चीजों के बाद स्वाभाविक तौर पर बिहार जैसे राज्य में सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर मैं कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा। सबसे पहले आप भारत सरकार की योजना को देख ले। भारत सरकार की 4 बड़ी योजनाओं का सीधा सरोकार जनता से जो हम लोग को देखने सुनने को मिलता है। पहली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें 5 किलो लाभार्थियों को अनाज मिलना है। तो बिहार में ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही सबको मिल रहा है। मिल रहा है अनाज, थोड़ा देरी से मिलता है, कहीं कहीं लोगों ने बताया 1 महीने 2 महीने विलंब से मिलता है, लेकिन अनाज मिलता है 4 किलो ही। तो 5 किलो और 4 किलो का मतलब हो गया कि 20% अनाज चोरी किया जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो अनाज आता है उसमें प्रखंड के स्तर पर 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जनप्रतिनिधि और अफसर मिलकर आपस में बांट रहे हैं। और ये व्यवस्थित पूरी व्यवस्था यहाँ बना दी गई है कि अनाज आता है, अनाज को कन्वर्ट करके पैसा लेके और ये अफसरों और जनप्रतिनिधियों के बीच में बढ़ता है। और ज्यादातर जगहों पर लोग बताते हैं कि उसमें विधायकों का भी बाजाबता शेयर है, हर महीने उनको प्रति क्विंटल उतना पैसा मिलता है। दूसरी जो बड़ी योजना है वो है स्वच्छ भारत की, जो पिछले कई सालों से हम लोग देश में सुन रहे हैं। बिहार में भी ज्यादातर जिलों को, प्रखंडों को 2019-20 के दौरान ODF सर्टिफाइड कर दिया गया, मतलब ओपन डिफेकेशन फ्री कह दिया गया। मैं करीब करीब 1500 से ज्यादा गांवों में पैदल चल के गया हूं और मैं बिल्कुल आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि खुले में शौच आज भी बिहार के ज्यादातर गांवों में सच्चाई है। आप कोई ऐसा गांव नहीं है जहां नाक पर गमछा बांधे बगैर गांव से निकल सकते हैं। और लोग बताते हैं कि ऐसा इसलिए है, ये शौचालय योजना में 2000 प्रति शौचालय के हिसाब से या प्रति लाभार्थी के हिसाब से अधिकारियों ने पैसा लिया है। शौचालय बना या नहीं बना, और अगर बना तो उसका कोई उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी चिंता किसी ने नहीं की है। और एक जो ऑपरेशनल समस्या लोगों ने यह भी बताई कि चूंकि बालू की यहाँ बड़ी किल्लत रही है, तो कई जगहों में, खासकर मैं ये छपरा में सुन रहा हूँ कि बालू की किल्लत की वजह से कई जगह जहाँ ये शौचालय बने भी तो वो बेकार हो गए, क्योंकि लोगों ने उजले वाले बालू से अपने शौचालय या उसका टैंक बनवाया, तो अब वो धंस गया है, उसमें अब वो यूज के लायक रहा नहीं। तीसरी जो बड़ी योजना है वो है आवास योजना, जिसको पहले हम लोग इंदिरा आवास योजना कहते थे, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना है। बिहार में जहां इतनी बड़ी संख्या में आज भी लोग आवास के लिए भाग दौड़ मचा रहे हैं, सरकार से आरजू मिन्नत करते हैं, ज्यादातर जगहों पर हम लोगों को अभी तक इंदिरा आवास के लाभार्थी ही मिले हैं, क्योंकि उनको पिछले 20 साल से वो योजना चल रही है, तो उसी योजना के लाभार्थी मिलते हैं। इक्का दुक्का लोग मिलते हैं ऐसा जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना की जो नई व्यवस्था है उससे लाभ मिला है। उसके अंतर्गत 1,40,000 रुपया लाभार्थियों को मिलना है। 3 किस्तों में पैसा मिलता है। करीब करीब 100 में 100 लोग बताते हैं कि इसमें 20,000 से 40,000 रुपए तक का आपको घूस देना पड़ता है, और उसकी पूरी एक व्यवस्था बनी हुई है। इंदिरा आवास योजना में नाम लिखे जाने से पर 1,000 रुपया, आपका नाम आगे बढ़ाने के लिए 2,000 रुपया, जब किस्त जारी होगा तो एक्स अमाउंट, वो पूरी व्यवस्था बनी हुई है। ग्राम सभा से अगर आपका नाम पारित भी है तो भी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको लाभ नहीं मिल सकता है। लाभ तभी मिलेगा जब आप 20 से 40,000 रुपया घूस देने को तैयार हों। जिन पंचायतों में जनप्रतिनिधि किसी वजह से पैसा नहीं ले रहे हैं या ईमानदारी बरत रहे हैं, वहां पर भी सरकारी अफसरों को तो 20,000 रुपया आपको देना ही देना है।
तो 20,000 से कम में प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई लाभार्थी मुझे अभी तक मिला नहीं। जहां जनप्रतिनिधि भी पैसा ले रहे हैं वहां 30,000, 35,000, 40,000 रुपए तक भी लोग इसमें दे रहे हैं। चौथी बड़ी योजना मनरेगा की है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि बिहार में इतनी बेरोजगारी है, इतनी गरीबी है, भूमिहीन है, तो मनरेगा एक बड़ी योजना बिहार में होनी चाहिए। जमीन पर मैं आश्चर्यचकित हूँ कि मनरेगा को करीब करीब सरकार, सरकारी तंत्र और समाज ने भुला ही दिया है, क्योंकि जमीन पर मुझे मनरेगा के अंतर्गत होने वाले काम ज़्यादा दिखे नहीं, और अभी तक कोई ऐसा मजदूर का समूह नहीं दिखा जो बताए लोग कि भाई ये मनरेगा का काम चल रहा है। कुछ जगहों पर लोग बताते हैं कि इस पंचायत भवन में लेबर के लिए मनरेगा का फंड का उपयोग किया गया है। कहीं जो पुराने पेड़ ओड़ लगे हुए हैं, लोग बताते हैं ये पेड़ लगाए गए हैं मनरेगा के अंतर्गत, लेकिन मनरेगा का सक्रिय कार्य कहीं अभी जमीन पर दिखा नहीं। और ये आंकड़ों में भी दिख रहा है, क्योंकि पिछले साल मनरेगा का यूटिलाइजेशन बिहार में है 39%। मतलब अगर 10,000 करोड़ रुपया हम लोग दिल्ली से मनरेगा के अंतर्गत ला सकते थे अपने लोगों के लिए, तो सरकार की लापरवाही, अफसरों के लापरवाही की वजह से सिर्फ 39 रुपये ही आया। 100 रुपये आना था तो 39 रुपये आया, और उस 39 रुपये में भी लोग बता रहे हैं कि 40 से 50% का पीसी है। मनरेगा में जो भ्रष्टाचार का दर है, पीसी का दर है, दलाली का दर है, वो है 40 से 50%। तो मतलब 100 रुपया में 60 रुपया आया ही नहीं, जो 40 रुपया आया उसमें 40% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, तो 24-25 रुपये तक 24-25 रुपये ही लोगों तक पहुंचा है। ये 4 केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं हैं जो जिसके बारे में लोग नीचे बता रहे हैं। इसके अलावा बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें 2 बातें जो हम लोग समझते हैं कि जहां सुधार हुआ है वो है सड़क और बिजली। निश्चित तौर पर जो स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, उसमें सुधार दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है, कोई उसमें इनकार की बात नहीं है। लेकिन जहां तक ग्रामीण सड़कों की बात है, ग्रामीण कार्य विभाग का जो आरईओ की जो रोड्स हैं या पंचायत की जो रोड है, उसकी हालत बिल्कुल बहुत ही खराब है। कमोबेश लोग ये बताते हैं कि ग्रामीण सड़कों की स्थिति आज बिहार में वही है जो लालू जी के जंगल राज में होती थी। दूसरा एक जो क्षेत्र है जिसमें हम लोग समझते हैं कि बिहार में सुधार हुआ है वो है बिजली। निश्चित तौर पर हर जगह बिजली दिखी है। जहां पर भी हम लोग गांव में गए हैं, टोलों में गए हैं, सुदूर टोलों में भी बिजली पहुंची है, हर घर तक बिजली लोग तार लगा के जला रहे हैं। लेकिन बिजली के आने के साथ समाज के नजरिए से एक बड़ी समस्या है गलत और बढ़े बिल का आना। गांव में सबसे ज्यादा लोग जो खासकर महिलाएं जो शिकायत कर रही हैं कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। लोग 2,000 से लेके 1 लाख, 1.25 लाख रुपए तक का बिल भी दिखाते हैं। एक बार बिजली का बिल आपका गलत आ गया और बिजली का कनेक्शन कट गया तो लोगों की समझ से या लोग जो बता रहे हैं महीनों तक, सालों तक आपको लोग अदालतों का चक्कर लगाना पड़ेगा, या फिर आपका बिजली का कनेक्शन जब कट जाएगा तो लोग कटिया उटिया डालकर फिर अपना जला रहे हैं। जो दूसरी योजनाएं हैं, नल जल योजना है, जिसकी चर्चा बहुत होती है क्योंकि बड़े पैमाने पर नीचे इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया है। सरकार का दावा ऐसा है कि 2/3 मतलब 70 से 75 जिले वाइज सरकार के जो आंकड़े हैं उनके वेबसाइट पे वो बताते हैं कि 70 से 75% जगहों पर नल जल योजना चल रही है। जमीन पर जो हम लोग देख रहे हैं 70 से 75% योजनाएं नहीं चल रही है। शिवहर में, पश्चिम चंपारण में तो 100 में 90 योजना नहीं चल रही है, लेकिन पूर्वी चंपारण में, सिवान में, गोपालगंज में और छपरा में भी अभी तक जो मैंने देखा है 10 में 7 योजना नहीं चल रही है, 10 में 2-3 योजना ही चल रही है। एक तो इसके बनने में जो टेक्निकल खराब गलती हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, वो तो एक वजह है। एक जो बड़ी वजह जिसकी वजह से बड़ी संख्या में ये योजनाएं विफल हैं वो है जमीन के स्वामित्व को लेकर जो झगड़ा है। जिस जमीन पर इन टंकीज को बनाया गया है, नल जल योजना को बनाया गया है, उसके स्वामित्व को लेकर समाज में बहुत तरह के विरोधाभास हैं। ज्यादातर जगहों पर, कई जगहों पर ऐसा मैंने देखा कि जो वार्ड सदस्य उस समय के थे उन्होंने अपने घर या अपने जमीन में या अपने रिश्तेदारों की जमीन में इसको लगवा दिया। अब जब वो वार्ड सदस्य चुनाव हार गया है, दूसरा नया आदमी चुनकर आ गया, तो वो उसका स्वामित्व दे ही नहीं रहा है या किसी तरह का अड़ंगा लगा रहा है ताकि ये चले नहीं। कई लोगों ने अपना जमीन इस योजना के लिए इसलिए दिया है कि उनके दिमाग में
सही या गलत ऐसा बताया गया कि आपको, आप जमीन देंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, हर महीने आपको पैसे मिलने लगेंगे। अब वो स्वामित्व है नहीं, तो ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस पर एक तरह से जबरदस्ती का कब्जा कर लिया, जिनके जमीन में लगा हुआ है उसको चलने नहीं दे रहे हैं। कई लोग तो ऐसा भी है जो शादी ब्याह में इससे बाज़ाब्ता पानी इससे बेचकर पैसे कुछ कमा रहे हैं। ये नल जल योजना की हालत है। लेकिन बिल्कुल विश्वास से कहा जा सकता है कि ये योजना समाज की नजर में तो बिल्कुल ही फेल है, लेकिन अगर आप एक एक करके उसका काउंट भी कीजिएगा तो 100 में 70 योजना या तो चल नहीं रही है या चल के बंद हो गई है। इसके बाद एक जो बड़ी योजना 7 निश्चय में बनाई गई थी वो था नालियों और गलियों के पक्कीकरण की बात। 7 निश्चय की सबसे बड़ी योजना नाली गली का पक्कीकरण था। 2015 में यह अनुमान किया गया था कि 5 वर्षों में 80,000 करोड़ रुपया इस योजना पर खर्च किया जाएगा। उस समय की सोच ये थी कि हर घर से जो नाली निकलती है उसका पक्कीकरण किया जाएगा और उन नालियों को लाकर एक बड़े नाले से जोड़ा जाएगा जैसे शहरों में होता है, ताकि पानी को व्यवस्थित तरीके से बाहर लाकर उसका निस्तारण किया जा सके और वो नाले खुले ना हो, इसके लिए गलियों का पक्कीकरण किया जाए। जो मैं गांव में देख रहा हूँ, घरों से नालियों के पक्कीकरण की तो कहीं कोई उसका साइन ही नहीं है, वो किया ही नहीं गया है। गांव में सड़कों के किनारे कुछ बड़े नाले जरूर बने हुए दिखते हैं, लेकिन ये बेतरतीब तरीके से बिना सोचे समझे बनाए गए नाले हैं, जहां पर ना पानी आने की व्यवस्था है, ना उस नालों से पानी के निस्तारण की व्यवस्था है। तो इफेक्टिवली हुआ यह है कि ये बड़े नाले सब कूड़ेदान में परिवर्तित हो गए हैं सड़क के किनारे, और लोग आज भी नालियों और गलियों के पक्कीकरण न होने से जो समस्या 2014-15 में बता रहे थे वो समस्या कमोबेश बनी हुई है। इसके अलावा जो 7 निश्चय की 2-3 बड़ी योजनाएं थी जिसको एक तरीके से बंद कर दिया गया है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो भत्ता की योजना थी कि भाई जो 18 से 35 साल के बच्चे हैं जिनको रोजगार नहीं है उनको सरकार प्रति माह 1,000 रुपए की सहायता देगी। वो योजना तो लगता है शुरू ही नहीं हुई है। उसी तरीके से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसमें ये समझ थी कि 12वीं के बाद बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए, खासकर ऐसे पढ़ाई करने के लिए जिससे रोजगार मिलने में सुविधा हो, उस समय का अनुमान था कि कोई 1.25 करोड़ ऐसे बच्चों को ये सुविधा दी जा सकती है। मुझे लगता है कि बिहार में 10 लाख लोगों को भी ये सुविधा अभी तक नहीं मिली है और करीब करीब लोगों ने इसको भुला दिया है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड करके भी कोई योजना यहाँ पर है। कुल मिला जुलाकर जो रास्ते में जब हम लोग चलते हैं तो 3 जो सबसे ज्यादा सुने जाने वाला शब्द है वो है अफसरशाही से परेशान जनता, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में कटने वाला पीसी। अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी, ये करीब करीब हर व्यक्ति, गरीब हो, अमीर हो, सत्ता का भागीदार हो, हिस्सेदार हो, विरोधी पक्ष हो, हर व्यक्ति ये बताता है कि यहाँ अफसरशाही हावी है। अफसर ही पूरे तंत्र को चला रहे हैं, वो जो चाहेंगे वही होगा। वो अगर आप चाहे जनप्रतिनिधि भी हैं तो अफसर आपसे पैसा लेगा ही लेगा। यही हालत सरकारी विभागों में फैले हुए भ्रष्टाचार को लेकर है। आप चाहे जितने रसूख वाले हैं, सरकारी विभागों में अगर आपको कोई भी काम कराना है तो आपको भ्रष्टाचार के तौर पर पैसे देने ही देने पड़ेंगे। और तीसरी बात जो मैंने पीसी की कही, योजना चाहे केंद्र की हो या राज्य की, हर योजना में व्यवस्थित तरीके से 20 से 40% पीसी काटे जाने की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल यहाँ पर इंस्टीट्यूशनलाइज कर दी गई है, संस्थागत बना दी गई है। लोगों को मालूम है ये योजना आएगी, इसमें इतना % पीसी कटेगा ही। जो मुखिया जी लोग हैं उनका जो पैसा सिस्टम वित्त वाला आ रहा है उसमें भी उनको 20% पैसा देने के बाद ही लेके आना है। तो चाहे जनप्रतिनिधि हो या सामान्य जनता, भ्रष्टाचार, पीसी और अफसरशाही, ये तीनों से परेशान सबको ही है, वो दिख रहा है और अभी तक का यही अनुभव रहा है। वो बाकी अगर आपके जो सवाल है वो आप कर सकते हैं।